बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं जनरल बाजवा की चेन ऑफ कमांड के हवाले से जो सेरेमनी हुई, ये क्या तमाशा था, ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और चीज बात करनी है मुझे, जो कि ये लक्की मरवत के अंदर जो झगड़ा वगैरह चल रहा है, ये क्या चल रहा है, इसके ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे। एक और चीज है जिसके हवाले से बात करनी है कि नवाज शरीफ और इंडियन मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट या इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का कितना गहरा कनेक्शन है और पाकिस्तान आर्मी को ब्लैकमेल करने के लिए अचानक से इतने मेजर स्केल के ऊपर ऑपरेशन क्यों होना शुरू हो गए पाकिस्तान के अंदर। टीटीपी ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दी है, बलूचिस्तान के अंदर भी झगड़ा शुरू हो चुका है, जो कि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमला करने की धमकियां दी जा रही। ये तमाम तर चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस ऑडियो लॉग के अंदर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे फेवरेट जनरल बाजवा से। जनरल बाजवा की आज सेरेमनी हुई, अलविदाई सेरेमनी हुई। मुझे तो लगता है कुछ लोगों ने गालियां वालियां दी होंगी दिल के अंदर, नहीं दी होंगी तो मैंने दे दी है। बहरहाल थोड़ा सा इस सेरेमनी के हवाले से हम स्पेसिफिकली बात कर लेते। ये सेरेमनी वगैरह पहले नहीं हुआ करती थी। आर्मी चीफ आता था, चला जाता था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। थोड़ी बहुत सेरेमनी होती थी साइड लाइन के ऊपर, जीएचक्यू के अंदर हो जाती थी। कभी भी नेशनल मीडिया कवरेज वगैरह नहीं देता था, ये सारा कुछ ड्रामा वगैरह नहीं होता था। इस फौज की जो आदत अब बदल गई है ना, जो आदत इस फौज के अंदर पड़ गई है, वो ये पड़ गई है कि कोई भी फोटो सेशन की अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जहां पर मुंह दिखाना हो, ये लोग जाने नहीं देते। हर जगह के ऊपर ये खड़े हो जाते। अब ये जो सेरेमनी वगैरह है, ये सारी की सारी इसीलिए डिजाइन की गई थी कि आर्मी चीफ बड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हुआ करता था, क्योंकि सदर, वजीर आजम, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हुआ करते थे। तो जब भी यहाँ पर कोई ना कोई बंदा आता था तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था, उसकी सेरेमनी वगैरह की जाती थी। अब आर्मी चीफ को लगता था यार मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी सेरेमनी वगैरह नहीं हो रही, मैं आ रहा हूँ तो मेरी सेरेमनी होनी चाहिए। तो इन्होंने भी ये अपने यहाँ पर एक सेरेमनी का ड्रामा वगैरह खोल दिया और ये सेरेमनी करवाना शुरू कर दी। वरना ये सेरेमनीज होती थी बहुत छोटे लेवल के ऊपर होती थी, लोकल लेवल के ऊपर होती थी, कोई कवर भी नहीं करने जाता था। लेकिन इनको कीड़ा बड़ा था फोटो खिंचवाने का, तो इसीलिए इन्होंने सेरेमनी वगैरह करने का तमाशा वगैरह कर दिया। बहरहाल इनको एक और मसला था, वो ये था कि हमारी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वगैरह नहीं है, सो हमें किसी न किसी तरह से प्राइम मिनिस्टर की बराबरी करनी है, सो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बना देते हैं। इसीलिए भी असेंबली के ऊपर हमले करते रहे बार बार आईएसआई के थ्रू, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वगैरह बना देते हैं। बहरहाल जनरल बाजवा का बकवास तरीन दौर खत्म हुआ पाकिस्तान के लिए। आसिम मुनीर का बकवास तरीन दौर शुरू हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि तुम कितने बाजवे मारोगे, हर फौजी बाजवा निकलेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी कंपोजिशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी के हवाले से बात कर लेते हैं। अब ये बताया गया कि इसने कमीशन की है हासिल बलोच रेजिमेंट के अंदर। अब बलोच रेजिमेंट के अंदर ये क्या कर रहा था, ये भी तो सोचना चाहिए ना। पाकिस्तान आर्मी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, जिसको आयशा सिद्दीकी ने बड़ा अच्छे तरीके से पकड़ा और क्रिटिसाइज किया, जो कि आयशा सिद्दीकी के बुक से ही निकला हुआ था। उसने कहा था कि पाकिस्तान आर्मी की मेजॉरिटी ऑफ द रिक्रूटमेंट पंजाब के अंदर से होती है, जिसकी वजह से ये एंटी पंजाबी नारे वगैरह शुरू हुए थे बलोचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर से। पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने आयशा सिद्दीकी की बुक पढ़ी और डिटेल में एनालाइज वगैरह किया, तो सारे के सारे उसके फैक्ट्स वगैरह सही थे, मतलब उनके फैक्ट्स वगैरह प्लेस में थे। अब सवाल ये आती है कि पाकिस्तान आर्मी की जो कंपोजिशन है, उसके अंदर तो मेजॉरिटी ऑफ द पंजाबी या पठान थे, तो जो दूसरे फ्रंट थे, सिंध था, बलूचिस्तान था, वहां पर तो कोई नहीं था। सो ये वो कंपोजिशन है जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक पॉलिटिकली हमला करने की इजाजत देती है। आर्मी को बार बार समझाया गया कि आप अपनी कंपोजिशन चेंज करें, रिक्रूटमेंट अक्रॉस द पाकिस्तान करें और बहुत सारे इलाकों से करें। आप एक एथनिक बैकग्राउंड के लोगों को रिक्रूटमेंट ना करें। जनरल कैनी ने ये सारी की सारी बातें मान ली और उसने कहा था कि मैं ये सब कुछ करूंगा, लेकिन नहीं किया जनरल कैनी ने। अब जाकर चेंजेस आई हैं और उसमें ये चेंजेस की गई है कि बलूचिस्तान से ज्यादा रिक्रूटमेंट की गई है। वजह यह है बलूचिस्तान से ज्यादा रिक्रूटमेंट करने की कि बलूचिस्तान के अंदर एक इंसर्जेंसी वेव बढ़ रही थी और बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी की नेशनैलिटी वगैरह खतरे में पड़ गई थी, जिसकी वजह से वहां से ज्यादा ऑफिसर रिक्रूट किए गए ताकि सम सॉर्ट ऑफ पाकिस्तानी नेशनैलिटी वहां पर एस्टेब्लिश की जा सके। इसीलिए आप देखेंगे कि एफसी के जो विंग्स है वो भी सारे के सारे वाना फाटा में से लिए गए ताकि वहां पर भी एक पाकिस्तानी नेशनैलिटी को इन्फोर्स किया जा सके। लेकिन अगर आप देखें इंडिया की कंपोजिशन, देखें आप इंडिया की कंपोजिशन को पाकिस्तान की कंपोजिशन से मैच करें। यहाँ पर बलोच रेजिमेंट के अंदर एक पोटवारी पंजाबी जाकर बैठ जाता है, लेकिन वहां पर इंडिया के अंदर उनकी गोरखाज है, गोरखा रेजिमेंट है। गोरखा रेजिमेंट के अंदर कभी भी नेपाली और गोरखे के अलावा कोई नहीं आता। नेपाल के आधे से ज्यादा जो गोरखा हैं वो सारे के सारे इंडियन गोरखा रेजिमेंट के अंदर भर्ती किए हुए हैं और गोरखा रेजिमेंट के अंदर 90% से ज्यादा गोरखा भर्ती किए जाते हैं। इसी तरह आप उनके लद्दाख स्काउट्स को देख लीजिए, सारे के सारे लद्दाख के लोग भर्ती किए हुए हैं। इसी तरह से इनके जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के परली तरफ के वाले बंदे वो मोस्टली चाइनीज और म्यांमार ओरिजिन के, वो सारे के सारे उसमें भर्ती किए हुए हैं। सो ये वो चीजें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, जो कि डोमेस्टिक बंदे होते हैं वहां से वही बंदे लिए जाते हैं। इससे ये होता है कि उनको जो लोकल पॉपुलेशन है उनके साथ बातचीत करने में आसानी होती है। उसके अलावा यह होता है कि वो लोकल पॉपुलेशन में से आते हैं तो उनमें से इंटेलिजेंस कलेक्ट करना भी आसान हो जाता है। ये वो चीजें होती हैं जो फौज को देखनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने कभी भी कोई काम अपनी जहन और अकल से नहीं किया। जब भी जूते मार मार के इसके काम को सीधा किया गया तो ही इसने वो काम परसू किया, वरना इन्होंने कभी भी नहीं किया। अब आते हैं उन चीजों के ऊपर, इनको और जूते मार मार के कौन सी चीजें सिखाई जा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान आर्मी के पास नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज नहीं है। अब जब से अमेरिकन ने
अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है तो उनके पास सारे के सारे नाइट विजन्स भी आ गए, सारे के सारे इक्विपमेंट्स भी आ गए, वेपनरी भी आ गई है टीटीपी के पास और बीएलए के पास। अब वो सारे के सारे नाइट विजन के थ्रू बीएलए वाले हम पर हमला कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, फाटा के अंदर। और हमारी फाइटिंग कैपेसिटी क्या है? हमारी फाइटिंग कैपेसिटी है 0/0, क्योंकि हमारे पास नाइट फाइटिंग कैपेसिटी नहीं है। वो रात को आकर हमला कर रहे हैं। फिर जितने भी संतरी बेचारे बैठे हुए हैं मोर्चों के अंदर, उनके पास तो कैपेसिटी नहीं है रात को लड़ने के लिए। सो ये कैसे लड़ सकते हैं? और उनके ऑटोमेटिक वेपन्स है, इक्विप्ड है। पाकिस्तान के पास आर्मर्ड व्हीकल्स वगैरह भी नहीं है इस सेक्टर के अंदर। सो ये वो चीजें हैं जो हॉन्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर मैं जनरल अमजद शोएब को सुन रहा था, वो मजाक कर रहा था यार, फ्रेंकली स्पीकिंग वो मजाक कर रहा था। उसकी एनालिसिस ये थी कि इन लोगों ने पीस टाइम को बाय किया है अपने आप को रीडिजाइन करने के लिए, री इक्विप करने के लिए। भाईजान उन्होंने, अगर टीटीपी वालों ने पीस टाइम को इस्तेमाल किया है अपने एडवांटेज के तौर पर, तो आपके पास भी तो पीस टाइम था ना, तो आप भी अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते, री इक्विप करते। आपके यहाँ पर तो कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। ऐसे लगता है कि एक मोहल्ले की फौज बनाई हुई है जिसको ये पता ही नहीं था कि इनको री इक्विप कैसे करना है, इंटेलिजेंस कैसे करनी है। सारा का सारा तमाशा बनाया हुआ है। अब लकी मरवत के ऊपर अच्छा खासा हमला हो गया। लकी मरवत के ऊपर हमला क्यों हुआ है? तो जवाब देते हैं कि अफगानिस्तान से आए थे और अफगानिस्तान से आकर हमला कर दिया। भाईजान फौज वहां पर क्या केले बेच रही है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर? ये जो फेंसिंग की है ये क्या डेकोरेशन है? तो वहां से कैसे आए ये भी तो सोचना चाहिए ना। डेकोरेशन के लिए फेंसिंग की हुई है क्या हमने अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर? इनके तमाशे देखो तुम, इनके एक्सक्यूजेस देखो, एक से बढ़कर एक नमूना बैठा हुआ है फौज के अंदर, एक्सक्यूज के ऊपर एक्सक्यूज दे रहा है। भाईजान बलोचिस्तान का हमला कैसे हो गया? इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अकल के अंधे इंडिया सपोर्ट कर रहा है। बंदे तो हमारे हैं ना, वो कहां से बंदे आ रहे हैं, ट्रेनिंग कहां से आ रही है, वेपन कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, ये नहीं बताएगा साला, लेकिन ये बताएगा कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अकल के अंधे। इसी तरह से इनसे पूछो फाटा के अंदर क्या हो रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अरे अकल के अंधे, इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो कैसे सपोर्ट कर रहा है ये तो बताओ ना। बंदे कहां से आ रहे हैं, हथियार कैसे स्मगल हो रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है, बंदों की रिक्रूटमेंट कैसे हो रही है? सारे के सारे तो पाकिस्तानी निकलते हैं, सबके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी निकलती है, थोड़े बहुत अफगानी निकलते हैं, ड्यूल नेशनल है ये साले के साले। फिर ये कौन सी इंटेलिजेंस, कौन सी सर्वेलेंस है हमारे बॉर्डर के ऊपर? जब सर्वेलेंस ही नहीं है तो सारे के सारे हमले तो होंगे ना। ये तमाशा बना के रख दिया इन फौजियों ने पूरे के पूरे पाकिस्तान का। अब पूछो सर्वेलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमने स्मगलिंग करनी है, हमने सारी की सारी स्मगलिंग करनी होती है, इसीलिए हमने सर्वेलेंस नहीं रखी हुई पाकिस्तान के अंदर। ओ अकल के अंधो, पाकिस्तान को बचाना भी है कि मरवाना है हम सब ने। और जब हमारे जैसे लोग, रेशनल लोग सवाल पूछते हैं ना, फिर जैद हामिद जैसे टट्टुओं को छोड़ देते हैं हमारे पीछे, जो कि नैरेटिव प्रमोट करते हैं। सारी जिंदगी इस फौज ने एक ही काम किया है कि झूठ के ऊपर झूठ बोलो, नैरेटिव बनाओ, नैरेटिव बनाओ, नैरेटिव बनाओ, पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव बनाओ। अबे अकल के अंधो, नैरेटिव बनाने से जंगें थोड़ी जीती जाती हैं। हमें बेवकूफ बनाने से क्या तुम लोग जंग जीत जाओगे क्या? बहरहाल इनको भी यहीं पर छोड़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक बात करते हैं नवाज शरीफ के हवाले से। मुझे पहले कभी कभार शक होता था कि नवाज शरीफ के कहने के ऊपर इंडियन आर्मी हम पर हमला करती है और नवाज शरीफ ही इंडियन आर्मी को कहता है कि अब ये करना है, अब वो करना है, या इंडियन आर्मी कहती है नवाज शरीफ को कि हम आपकी यहाँ से ऐसे ऐसे मदद कर सकते हैं। बेनजीर भी किसी टाइम के ऊपर इंडियन आर्मी को कहा करती थी कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दीजिए ताकि जीएचक्यू के ऊपर प्रेशर पड़े और मैं उससे बातचीत कर सकूं। इसी तरह से मुझे जो लगता है ना, नवाज शरीफ ने अब इंडियंस के साथ बातचीत करना शुरू कर दिए और इंडियंस को कहना शुरू कर दिया है कि आप पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला कर दीजिए, जिसकी वजह से जीएचक्यू के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं जीएचक्यू से ये डिमांडें मंगवा लूंगा। अब आप देखेंगे कि जैसे ही नया आर्मी चीफ आया है, कमांड चेंज हुई है, तो अचानक से टीटीपी ने भी अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, बीएलए ने भी कह दिया कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, और जो कि कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि इंडियंस भी कह रहे हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि अमेरिका से या वेस्टर्न अलायंस से कुछ ना कुछ और बयान आ जाएगा जो कि पाकिस्तान आर्मी और जीएचक्यू के खिलाफ होगा। इसी तरह से मौलाना फजल रहमान भी बयानबाजी करना शुरू कर देगा जीएचक्यू के ऊपर। वजह सिर्फ यही होगी कि आर्मी की लीडरशिप को प्रेशर में लेना है और ये प्रेशर में लेकर अपनी मनमानी के फैसले करवाना चाहते हैं। सो मुझे जो लगता है ना, नवाज शरीफ और जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है उससे उसके बहुत बड़े ताल्लुकात हो चुके हैं, जिसकी वजह से अगर इमरान खान इलेक्शन के लिए प्रेस करेगा तो नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जंग भी करवा सकता है। अब नवाज शरीफ को लग रहा होगा कि ये इंडियंस ने हमला किया है सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में इंडियंस रियली में गिलगित बल्तिस्तान लेना चाहते होंगे। सो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान आर्मी की नई लीडरशिप को सोचना चाहिए। इनके डीएचए नहीं खत्म हो रहे और ये मेहरबानी करे, खुदा का वास्ता है इस फौज को, अल्लाह का वास्ता है, ये जो टटपुंजी पाले हुए हैं ना इन फौजियों ने, जैद हामिद जैसे, गरीदा फारूकी जैसे, हामिद मीर जैसे, अमजद शोएब जैसे, इनसे जान छुड़ाए हमारी। मेहरबानी करे, हम पाकिस्तानियों के ऊपर रहम करें। ये जो लोग मीडिया के ऊपर नैरेटिव बना रहे हैं ना, ये वही चीज होती है जो हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। प्रोपेगेंडे से सबसे ज्यादा जो खतरा ये होता है कि आप अपने प्रोपेगेंडा का खुद ही शिकार हो जाते हैं। सो ये जो नैरेटिव है ना, इसका खुद ही हम शिकार हो रहे हैं। ये चंद लोग मिलकर प्रमोट करें कि हमारी फौज महान है और हमारी फौज यकीन करे कि हमारी फौज महान है। ऐसे नहीं करें, कुछ रियलिटीज देखें, रियल असेसमेंट करें। बहुत सारी चीजें हमने करनी है। जनरल बाजवा ने रगड़ा लगा के रख दिया है पूरी फौज को। सारी चीजें रीडिजाइन करनी पड़ेगी, री इक्विप करनी पड़ेगी,
पड़ेगी, रीट्रेन करना पड़ेगा। अगर टेररिस्ट का थ्रेट लेवल एस्केलेट करता जा रहा है तो उसको भी रीथिंक करना पड़ेगा कि कैसे हमने फेस करना है। ये जो लोग है ना, ज़ैद हामिद जैसे चमचे, इनसे जान छुड़ाए हम पाकिस्तानियों की। चमचे कभी भी वफादार नहीं होते, चमचे हमेशा बुरी सलाह देते। जो आपके टुकड़ों के ऊपर बल रहे हो वो कभी आपको वो सलाह नहीं दे सकते जो तनकीद हो, जो आपके हक में बेहतर हो। जहरी अक्सर तौर के ऊपर बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी होता है। सो मेहरबानी करें, थोड़ा सा रीथिंक करें। ये किस तरह की पॉलिसी चल रही है पाकिस्तान के अंदर? नवाज शरीफ इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की गोदी में बैठा हुआ है, क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है? जब देखो इसके कहने के ऊपर इंडियन आर्मी हमारे ऊपर हमला कर देती है। सो ये वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इंडियंस खुलकर कहते हैं कि हमने नवाज शरीफ के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, नवाज शरीफ हमारा एसेट है। सो ये वो चीजें हैं जो मेहरबानी करके सोचे, अपनी नेशनल पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी को थोड़ा सीरियस ले। हमें अलग डायरेक्शन में जाना है। और ये जो कश्मीर के ऊपर लोग सोच रहे हैं कि कश्मीर का सौदा कर देंगे तब हम खुश रह लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर देंगे, ये लोग थोड़ा सा रीथिंक करें। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट कभी भी गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर चुप करके नहीं बैठ जाएगी। आप जब तक नेपाल की तरह का एक टूथलेस स्टेट नहीं बन जाते तब तक इंडियन एस्टेब्लिशमेंट चुप करके नहीं बैठेगी। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। सो मेहरबानी करें, थोड़ा रीथिंक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।